सही कहा है किसी ने कि इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं होती। इसका जीता जागता एग्जाम्पल समुद्र के नीचे मौजूद दुनिया की सबसे लंबी टनल है। लोग आज भी हैरान हैं कि आखिर कैसे इंजीनियर्स ने दुनिया का एक ऐसा अजूबा बना डाला जिसे देखकर हैरानी होती है। ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर टनल अस्तित्व में आई और कैसे फ्रांस और इंग्लैंड ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। साथ ही हम उस रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे कि जिस मशीन ने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाया उसे वापस धरती पर क्यों नहीं लाया गया, आखिर क्यों उसे समुद्र में ही दफन कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बनी ये टनल कोई ऐसी वैसी टनल नहीं है। इसे बनाने में कई साल और अरबों डॉलर्स का खर्च आया था। इस प्रोजेक्ट पर 2 टनल बोरिंग मशीनें यानी कि टीबीएम का यूज किया गया था और उसके बाद ब्रिटिश साइड के एक टीबीएम को वहीं चैनल के नीचे छोड़ दिया गया जो आज भी वहीं दबी हुई है। साथ ही इस टनल में से डेली 400 ट्रेनें गुजरती हैं। चलिए अब जानते हैं इस सुरंग के बनने की कहानी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अंडर वाटर टनल बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आज हमारी धरती पर जो 7 कॉन्टिनेंट और अलग अलग ओशंस दिखाई देते हैं, पहले ये अलग नहीं बल्कि एक ही जगह जुड़े हुए थे। फिर किसी ज्योग्राफिकल फिनोमेना की वजह से इनका सेपरेशन हो गया, जिसका सबूत हमें इन कॉन्टिनेंट्स की शेप और यहाँ मिलने वाले मटेरियल से मिलता है। एक ऐसा ही सेपरेशन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच भी देखने को मिलता है। असल में इन दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल है। ये चैनल वैसे तो काफी वास्ट है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर ये केवल 33 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। इसलिए लोगों का कहना है कि अगर ये 33 किलोमीटर समुद्र ना होता तो शायद आज इन दोनों देशों के सरफेस आपस में कनेक्ट होते। मगर इंसान कुदरत के नियमों को हर बार चैलेंज करता है, इसीलिए एक और चैलेंज देते हुए उन्होंने इस चैनल के नीचे एक अंडर सी टनल बनाने की ठानी। मगर सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि हजारों समस्याएं सामने खड़ी थीं और सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि अगर जरा सी भी गलत खुदाई हुई तो टनल के अंदर पानी भर जाएगा और इसमें काम करने वाले मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए इस टनल को कैसे बनाया जाए ये सबसे बड़ी दुविधा थी और वर्ल्ड को लग रहा था कि फ्रांस और इंग्लैंड को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जाना पॉसिबल ही नहीं है। मगर लोगों की हैरानी का तब ठिकाना न रहा जब दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग को समुद्र के नीचे बनाया गया। हालांकि वैसे तो इससे पहले भी फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने की कई बार कोशिशें की गई हैं, मगर हर बार नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा और इस नाकामयाब कोशिश में करीब 100 लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस का मिलन नहीं हो पाया। लेकिन 20वीं सदी के अंतिम फेज में जब टेक्नोलॉजी में बूस्ट आया तो फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने का सपना फिर से दोनों देश की आंखों में चमकने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देश समुद्र से भी तो कनेक्ट हो सकते थे। वास्तव में ऐसा नहीं है कि समुद्र से ये लोग कनेक्ट नहीं हो सकते, मगर ये जमीन से कनेक्शन चाहते थे। इसलिए 1980 में फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ जमीनी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास फ्रांस की तरफ से हो रहे थे, इंग्लैंड राजी नहीं था। तभी तो जमीन के नीचे सुरंग बनाना तो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी ही, लेकिन इंग्लैंड को कन्विंस करना भी काफी बड़ा टास्क था, क्योंकि इंग्लैंड फ्रांस से किसी भी सरफेस कनेक्टिविटी के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि इंग्लैंड और यहाँ के लोग इंग्लिश चैनल को एक वॉरियर और सेफ गार्ड मैकेनिज्म की तरह मानते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब इंग्लैंड पर दुश्मनों ने हमला किया है तो इंग्लिश चैनल के ठंडे पानी ने हमेशा इंग्लैंड का साथ दिया है और दुश्मनों को हार का मुंह दिखाया है। तभी तो कई बार इंग्लिश चैनल के नीचे सुरंग बनाने के असफल प्रयास भी इंग्लैंड के दुश्मनों ने किए थे। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने इंग्लिश चैनल के नीचे अंडर वाटर टनल खोलने की सोची थी, बिकॉज हिटलर इस टनल के थ्रू इंग्लैंड पर हमला करना चाहता था। मगर हिटलर ही मर गया तो फिर इस सुरंग का तो क्या ही बनना था। क्योंकि ये बात तब की है जब फ्रांस और इंग्लैंड दोनों दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, दुनिया के मोस्टली देश आजाद हो गए और कॉलोनियलिज्म भी खत्म होने लगा। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने सोचा कि बहुत हुई दुश्मनी, क्यों ना एक दूसरे का दोस्त बना जाए। अब इन दोनों ने दोस्ती की और आपस में ट्रेड करने लगे। इनका ऑलमोस्ट ट्रेड ओशन के जरिए होता था, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आती थी। इस तरह 1986 में इन दोनों देशों ने फैसला किया कि इंग्लिश चैनल से ट्रेड करने पर जो रुकावट आती हैं उसे हटाकर दूर किया जाना चाहिए।
और इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि दोनों देशों को सरफेसली कनेक्ट कर दिया जाए। इस तरह कई मंथ्स की सीक्रेट टॉक्स के बाद में इन दोनों देशों ने एक्सेप्ट कर लिया कि समुद्र के नीचे से एक हिडन सुरंग बनाई जाएगी। इसे चैनल टनल या यूरो टनल का नाम दिया गया। इसके लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इस एग्रीमेंट में ये मेंशन था कि दोनों देशों की टीम अपनी अपनी साइड से टनल को डिग करेगी और फिर बीच में आकर कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब इन दोनों देशों ने ये एग्रीमेंट किया तो पूरी दुनिया उन पर हंस रही थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही फेल डिक्लेयर कर दिया गया था। क्योंकि लोगों का कहना था कि समुद्र के नीचे 38 किलोमीटर की सुरंग बनाना कोई आसान काम नहीं होगा और दुनिया में जितनी भी बेहतरीन इंजीनियर फर्म्स थीं, वो इस प्रोजेक्ट को करना तो दूर, उसे लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए दोनों देश ने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इंजीनियर फर्म को ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। वर्ल्ड्स बेस्ट 10 इंजीनियर फर्म ने मिलकर इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने चैनल टनल का डिजाइन बनाया। इस टनल की कुल लंबाई की बात की जाए तो उसे 56 किलोमीटर लंबा बनाया जाना था, जिसमें से इसका 38 किलोमीटर भाग समुद्र के नीचे बनना था। और फिर 1986 में जाकर टनल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। लेकिन टनल का कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई। वो मुसीबत थी TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन की, क्योंकि आज तक दुनिया के किसी भी हिस्से में इस टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया था, इसलिए ऐसी मशीन किसी देश के पास नहीं थी। वैसे बात वो नहीं है कि इससे पहले कहीं टनल नहीं बनी थी, लेकिन पहले पहाड़ों के अंदर ब्लास्ट करके टनल को बनाया जाता था, मगर ये टनल समुद्र के नीचे बन रही थी, इसलिए इसमें ऐसा कुछ किया जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए TBM जरूरी थी। लेकिन जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड में पहली ऐसी मशीन नहीं थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने पहले इस मशीन का डिजाइन बनाया और फिर वॉशिंगटन की रॉबिन्स कंपनी को इस मशीन को बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्योंकि रॉबिन्स कंपनी मशीन बनाने में एक्सपर्ट थी। इस मशीन को बनने में काफी टाइम लगा था, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुई तो ये अपने आप में एक अजूबा थी, क्योंकि इसकी लंबाई 800 फीट और इसका वजन 15 टन था। साथ ही इसका डायमीटर 50 फीट था और उसके फेस पर कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारे धारदार ब्लेड लगे हुए थे, जिन्हें टंगस्टन कार्बाइड से बनाया गया था। और इसे आगे की तरफ पुश करने के लिए इसमें हाइड्रोलिक लेग्स को अटैच किया गया था, ताकि ये लेग्स इसे आगे की तरफ पुश कर सकें। इसके अलावा टनल की खुदाई से निकलने वाले पत्थर, मिट्टी और मलबे को बाहर निकालने के लिए मशीन में ही एक कन्वे बेल्ट को बनाया गया था। फिर इस मलबे को कन्वे बेल्ट से सर्विस ट्रेन तक ले जाया जाता था और उसके बाद ट्रेन के थ्रू ये मलबा टनल से बाहर जाता था। लेकिन इस जमीन की डिगिंग करके टनल बनाना तो मुश्किल काम था ही, मगर टनल से निकले मलबे को डिस्पोज करना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क बन रहा था। असल में ये बोरिंग मशीन 750 स्क्वायर फीट स्टोन को एक साथ में काट देती थी और 1 घंटे में 2400 टन से भी ज्यादा मलबा जमा कर रही थी। इसलिए इसे डिस्पोज करना लोगों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण बन रहा था। अगर इंग्लैंड वाले साइड के मलबे की बात की जाए तो ये सूखा हुआ और कंकड़ पत्थर की फॉर्म में था, इसलिए इसे शेक्सपियर क्लिफ के नीचे फोल्क स्टोन एंड डावर के बीच में जमा कर दिया गया। पर क्या आप जानते हैं, आज टनल से निकले इसी मलबे को कंट्री पार्क के रूप में जाना जाता है। जब मैंने ये सुना, ये मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था। लेकिन अगर फ्रेंच साइड से निकलने वाले मलबे की बात करें तो ये चिपचिपा और कीचड़ के जैसा था, इसलिए इसे सैंगेट के नजदीक फॉन पिग्नॉन वैली में डालकर एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया। वैसे तो ये मशीन कंस्ट्रक्शन के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन वरदान अपने आप में अभिशाप भी था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही चीज एक ही टाइम पर वरदान और अभिशाप कैसे हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अपने साथ हजारों खतरे लेकर आई थी। वास्तव में ये टनल समुद्र से भी 250 फीट नीचे बन रही थी और अगर बोरिंग के दौरान कहीं से भी जरा भी पानी लीक हो जाता तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता कि वो पलक झपकते ही इंसान और मशीन दोनों को बहाकर समुद्र की गहराइयों में ले जाता। अब एक बार फिर सभी लोग परेशान थे, लेकिन वैज्ञानिकों को ये जानकर काफी खुशी हुई कि फ्रेंच साइड पर टनल के ऊपर और समुद्र के नीचे चॉक की एक लेयर है जो पानी को टनल के अंदर नहीं आने देगी।
लेकिन वैज्ञानिकों की ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि इंग्लैंड की साइड पर ऐसी कोई लेयर नहीं थी, बल्कि वहां तो जमीन में काफी दरारें थीं, इसलिए इस टीबीएम मशीन को इंग्लैंड की साइड इस्तेमाल किया जाना पॉसिबल नहीं था। अब वैज्ञानिक फिर सोच में पड़ गए, मगर तभी एक वैज्ञानिक को दूसरी टीबीएम बनाने का ख्याल आया, तो उन्होंने एक दूसरी टीबीएम मशीन को बनाया। ये नई मशीन टीबीएम कम सबमरीन थी। सबमरीन इसलिए क्योंकि ये पानी का उतना ही प्रेशर बर्दाश्त कर सकती थी जितना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इस्तेमाल की गई सबमरीन ने किया था। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने एक और चुनौती आन पड़ी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी मशीन को समुद्र के नीचे आखिर पहुंचाया कैसे जाए। इसलिए पहले इस मशीन के सभी पार्ट्स को अलग किया गया और फिर जमीन के अंदर जाकर इन्हें फिर से असेंबल किया गया। लेकिन इस मशीन के पार्ट्स को अलग करके असेंबल करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कई महीने और हजारों डॉलर का खर्च आ गया था। यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट इतना महंगा बन रहा था और इंग्लैंड की साइड में सबमरीन टीबीएम मशीन को बनने तक इस प्रोजेक्ट को 2 साल हो चुके थे। वैसे तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही अपने आप में काफी खतरनाक टास्क था, क्योंकि लगातार भारी मात्रा में मलबा तो टनल से बाहर आ ही रहा था, पर टनल के अंदर ले जाने वाला सामान भी काफी भारी भरकम और ज्यादा था। साथ ही इंजीनियर्स के सामने एक और प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ये बोरिंग मशीन जितनी जल्दी से बोरिंग करके टनल खोल रही थी, उन्हें उसी स्पीड से लूज रॉक और चॉक की लेयर को बंद भी करना था, क्योंकि अगर ऐसा जल्दी से ना किया जाता तो ऊपर समुद्र का पानी टनल का रास्ता बना लेता, जिसको रोक पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए यहाँ काम करने वाले इंजीनियर टनल के बनते ही उसके चारों ओर कंक्रीट और टनल की साइज के कंक्रीट स्लैब को फिट किए जा रहे थे। अगर इस टनल में लगे कंक्रीट स्लैब की बात की जाए तो ये न्यूक्लियर प्लांट्स में लगने वाली कंक्रीट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये स्लैब रीइंफोर्स स्टील से बने थे। इस टनल में लगभग 750 लाख कंक्रीट स्लैब का इस्तेमाल किया गया था। अगर इस स्लैब के एक फुल साइज कंक्रीट स्लैब के वजन की बात की जाए तो ये लगभग 40 टन था। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों देश अपनी अपनी साइड से टनल को बना रहे थे तो उन्हें कैसे पता चला होगा कि उनकी लोकेशन बिल्कुल सेम है? ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि इस टनल को बनाने के लिए लेजर सिस्टम का यूज किया गया था और टनल में दोनों साइड लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम को यूज किया जा रहा था। इनमें एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन में और दूसरा फ्रेंच वाली मशीन में लगा हुआ था, क्योंकि अगर लेजर का इस्तेमाल ना करते तो ये टनल कभी भी आपस में मिल ही नहीं पाती। दोनों मशीन लेजर के इस वायरलेस सिस्टम से कनेक्ट थी, इसलिए तो जैसे ही कोई मशीन गलत डायरेक्शन में बढ़ने लगती तो तुरंत ही दूसरी मशीन सिग्नल भेज देती थी और फिर एक बड़े जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन चेंज कर दी जाती थी, जिससे दोनों टनल फिर से एक दूसरे के साथ काम करने लगती थी। लेकिन जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि आज से पहले ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, इसलिए वैज्ञानिक अपने किए आविष्कार और लेजर सिस्टम से भी पूरी तरह कंफर्म नहीं थे। इसलिए हर 100 मीटर की खुदाई के बाद एक स्टील पाइप से ये कंफर्म करते थे कि मशीन का ये लेजर सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। 3 साल तक लगातार काम चला, तब कहीं जाकर ये टनल बनकर लगभग पूरी तरह से तैयार थी। अब केवल 100 मीटर का फासला बचा हुआ था। लेकिन अब इंजीनियर के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि टीबीएम मशीन 50 फीट चौड़ी थी, लेकिन कंक्रीट स्लैब लगने के बाद ये टनल 46 फीट की रह गई थी। अब 46 फीट की टनल में से 50 फीट के डायमीटर वाली मशीन को तो निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंजीनियर्स ने इस मशीन को गहराई में ले जाकर करीब 100 फीट नीचे छोड़ दिया, जो शायद आज भी वहीं है। इस तरह फ्रेंच टीबीएम सबमरीन जाकर इंग्लैंड की टनल से जा मिली और फिर इसे डिसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मशीन के पार्ट करके निकल सकते थे तो इंग्लैंड की टीबीएम मशीन को क्यों नहीं निकाला गया? असल में ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसे पार्ट करके जोड़ने में जितना खर्चा आता उससे कम पैसे में तो न्यू मशीन बन सकती थी। इसलिए उन्होंने उस मशीन को वहीं छोड़ दिया और इस तरह दोनों देश के बीच पहली बार लैंड कनेक्शन बना और फिर 1994 को फाइनली चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। लेकिन इसमें 12 मिलियन पाउंड का खर्च आया था और 13,000 वर्कर्स ने काम किया था। साथ ही इस प्रोजेक्ट में 10 कर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसमें कुल 3 टनल बनाई गई थी, 2 ट्रेन के लिए और एक छोटी टनल को इमरजेंसी के लिए बनाया गया है,
जब इस टनल का डिजाइन बनाया जा रहा था तो डिसाइड हुआ कि एक साथ 3 टनल बनाई जाएंगी, जिसमें इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच रेलवे लूप चलेगी, जिसमें एक टर्मिनल फ्रांस के कैलाइस सिटी और दूसरा टर्मिनल इंग्लैंड के फोल्कस्टोन सिटी में बना है। तो कैसा लगा कंस्ट्रक्शन का ये अजूबा, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।